शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, पीएम मोदी के मन की बात का 128वां एपिसोड में देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीत पर भी चर्चा करेंगे। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप विजेताओं पर भी बात कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 128वां कार्यक्रम और इसके साथ ही बता दें कि संबोधन करेंगे, जहां बता दें कि जीत पर और इसके साथ ही जिक्र करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी की मन की बात जहां एपिसोड में देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला क्रिकेट टीम की जीत पे भी बता दें कि चर्चा करेंगे। रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की पहले दिन हुई विस्तृत चर्चाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रियाएं दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन भारत की सुरक्षा प्रणाली के अलग अलग पहलुओं पर गहरी बातचीत हुई है। यह इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां और नवाचार साझा करने के लिए एक शानदार मंच है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं और शिकायतें सीधे सुनकर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। सुबह से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं, भूमि विवाद, उपचार, सहायता, आर्थिक मदद, रोजगार और पुलिस संबंधित मामलों को लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को बिना भटके न्याय और सहायता मिल सके। गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने यहां लोगों की समस्याएं सुनी है जनता पे और इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना दिवस बड़े ही स्तर पर मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र को 408 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अधिकारियों, उद्योग जगत से जुड़े लोगों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सीएम ने बता दी कि सौगात दी, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। ठीक 36 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के साथ ही इस पे कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर के 1998 तक औद्योगिक गतिविधियां गीडा में लगभग शून्य रही। धरना प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी, न सरकार का विजन था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति। परिणाम गीडा तो चल नहीं पाया था, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी।
लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे के विवाह समारोह के बावजूद जनता से जुड़ने का अनूठा अंदाज दिखाते हुए उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड का दौरा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एसआईआर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सीएम अचानक से बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों के साथ सहज संवाद भी स्थापित किया। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब सीएम तक स्थानीय चाय की दुकान पर पहुंचे, खुद चाय बनाई और वहीं खड़े होकर उसका स्वाद भी लिया। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा और उसका हौसला बढ़ाया। इसके अतिरिक्त सीएम ने बस स्टैंड पर मौजूद बीएलओ से बूथ की स्थिति और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं और ऑटो चालकों से भी चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर आम लोगों के बीच आना और जमीनी हकीकत को समझना उनकी प्राथमिकता है। उज्जैन के प्रवास पे हूँ और ये नानाखेड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना हुआ बस स्टैंड है। बस स्टैंड में यहाँ से अंतर्राज्यीय बसें भी चलती है और राज्य के अंदर की बसें भी चलती है। ऐसे में यहाँ पे इस व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी, यात्रियों से मिलने का, और हमारे कई सारे ऑटो चालक जो कई स्थानों पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम भी करते हैं, सबसे मेल मुलाकात का ये मौका भी है। जिस प्रकार का ये बस स्टैंड था, मुझे इस बात का संतोष है, बना तो 1992 में था, 92 के सिमस्त में, लेकिन 2016 से हम जब सिमस्त के 8 महीने पहले इसको प्रारंभ भी कराया, क्योंकि ये बहुत दिन से बंद था। हमने कहा शहर बड़ा तो 2 बस स्टैंड चलना चाहिए, लेकिन मुझे संतोष है कि जब से चालू किया तब से लगातार चल भी रहा है। लेकिन जनता की सुविधाओं के प्रॉपर चेकिंग का भी भाव है। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। शालीमार बाग के ब्लॉक स्थित GBSSS मतदान केंद्र के सामने आए वीडियो में वोटरों की आवाजाही साफ दिखाई दे रही है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। उपचुनाव के नतीजे दिल्ली के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर अहम असर डाल सकते हैं। नेशनल डिफेंस अकादमी में 139वें फोर्स की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की जा रही है। परेड में कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान थल सेना, नौसेना, वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने परेड का निरीक्षण किया और कैडेट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एनडीए के 139वें कोर्स के कैडेट्स के लिए गौरवपूर्ण पल है, जब वे देश के
तीनों सेनाओं में आगे बढ़कर सेवा देने की तैयारी के साथ अकादमी से विदाई ले रहे हैं। समारोह में कैडर्स के परिवारजन और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। और इसके साथ ही बता दें कि सैन्य कौशल का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है, जहां बता दें कि कैडर्स के परिवार वाले यहां मौजूद रहे। और इसके साथ ही सभी में बता दें कि गौरव का पल यहां देखने को मिला है। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां सभी मौजूद हैं और सैन्य कौशल का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। देश की सियासत में इस वक्त एसआईआर का ऐसा बवंडर उठा है कि विपक्ष से लेकर सत्ता हर कोई अपने अपने तीर चला रहा है। अखिलेश यादव के तंज, बीजेपी का पलटवार और घुसपैठियों पर नई बहस। आज हम डिकोड करेंगे कि इस विवाद से किसे मिल रहा है असली पॉलिटिकल माइलेज। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत भी इन दिनों सिर्फ एक शब्द पर अटकी है, एसआईआर। और इसी एसआईआर को लेकर अब सियासी तकरार, बयानबाजी और आरोपों का ऐसा भंवर है जिससे निकलना किसी भी पार्टी के लिए आसान तो नहीं। यूपी में पहली बार विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सामने आया है, जिन्होंने मंच से कह दिया आज वोट कटेंगे, कल खेत जाएंगे। बस ये एक लाइन जो सियासत को सुलगा रही है। एसआईआर पर रार, विपक्ष का तकरार लगातार, बीजेपी का विरोधियों पर तीखा पलटवार, घुसपैठियों की सफाई विपक्ष को पसंद न आई, एसआईआर की खुलकर बुराई, विपक्ष लड़ेगा लंबी लड़ाई। अखिलेश यादव ने खुलकर एसआईआर की बुराई की, इशारों में नहीं सीधे दो टूक कहा। ऐसे में जाहिर है कि सपा इस मुद्दे को लंबी लड़ाई मानकर चल रही है, लेकिन बीजेपी भला कैसे चुप रहती। फौरन आया बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा सैफई परिवार डर गया है, इसीलिए एसआईआर पर झूठ फैला रहा है। एसआईआर जो थोड़ा बहुत बिहार के पहले लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि एसआईआर पता नहीं कितना एक हवा बनाया गया, वो सारी चीजें पर्दाफाश हो गया। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार को लोग सुरक्षित रखें, जागरूक होने की जरूरत है। मैं हर एक वोटर से अपील करता हूं, मैं अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करता हूं कि वे भी इसमें जागरूक रहें, अच्छे अवेयर नागरिक के तौर पे सुनिश्चित करें कि उनकी वोट सुरक्षित हो। ज्यादा विरोध किया और खुद ही एसआईआर का फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो सभी नागरिकों को कह रहा हूं कि एसआईआर के प्रणाली से डरे ना, आगे आए, इसमें भाग लें। और ये पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव आयोग की एक भूमिका है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें विश्वास करें। बीजेपी की माने तो एसआईआर सिर्फ एक सिस्टम नहीं, विकास, सुरक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग का वो हथियार है जिससे विपक्ष को डर है कि उनकी रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। और इसी बीच घुसपैठियों की सफाई पर भी नया विवाद छिड़ गया है। सरकार कह रही है इन्हें हटाना जरूरी है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, लेकिन विपक्ष को ये पसंद नहीं आया। उनकी दलील ये है कि ये कदम डर फैलाने वाला है। जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगवा आए थे। एसआईआर को लेकर के भी अपना एसआईआर का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन एसआईआर के फॉर्म के लिए भरने के लिए निचले स्तर पर, बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के पास आज बीएलए नहीं है, बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, बूथ समितियां नहीं है। वो ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, इसलिए इसके लिए पहले से ही आज वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। लोग बहुत उत्साह के साथ निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, निर्वाचन की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन की सूची, मतदाता सूची पारदर्शी हो, बेहतर हो और इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो। खैर, मुद्दे भले अलग अलग हों, लेकिन निशाना एक ही है, पॉलिटिकल माइलेज। विपक्ष जहां एसआईआर को चुनावी हथियार बताकर जनता को चेतावनी दे रहा है,
वहीं बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। नतीजतन बहस गर्मागर्म है, बयानबाजी तेज है और सियासी तापमान चरम पर। एसआईआर से जुड़ा ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं। विपक्ष लड़ाई लंबी लड़ना चाहता है और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश में है। अब देखना ये है कि जनता किसकी डिकोडिंग पर भरोसा करती है और किसे मिलता है सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइलेज। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। पाकिस्तान की राजनीति के आसमान में सबसे बड़ा सवाल इमरान खान जिंदा है या नहीं। आदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बुधवार शाम ऐसा सियासी भूकंप आया जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दी। एक एक्स अकाउंट पर रहस्यमय मौत का दावा, जेल के बाहर हजारों समर्थकों का हुजूम, पुलिस की लाठियां और सबसे दर्दनाक इमरान खान के अपने बेटे और 3 बहनों का आरोप कि हमें 5 हफ्तों से मुलाकात नहीं करने दी गई है, हमारे पास उनके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान सरकार सबको गलत बता रही है। पीटीआई नेताओं का दावा है कि इमरान का आइसोलेशन में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। और सबसे ऊपर सवाल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्या इमरान को लाइसेंस कर रहे हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पॉलिटिकल कैलेंडर में एक ऐसी तारीख बनकर उभरी जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। शाम 6 बजे के करीब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक पोस्ट आता है। इमरान खान की जेल में हत्या, बॉडी को बाहर निकाला गया और कुछ ही मिनटों में हैशटैग इमरान खान डेड ट्रेंड करने लगता है। अडियाला जेल के बाहर लोगों की भीड़ टूट पड़ती है, कहीं मातम, कहीं गुस्सा और कहीं पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ बगावत की फुसफुसाहट। लोगों को एक ही सवाल काटने लगता है, क्या इमरान खान को चुप करा दिया गया है? सबसे बड़ा आरोप इमरान खान के अपने ही परिवार का। पहले ट्वीट आता है उनके बेटे कासिम खान का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को धमकी देती नजर आती हैं। कहती हैं अगर इमरान को कुछ भी हुआ तो कोई नहीं बचेगा। नौरीन ने कहा, हमने 4-5 हफ्ते से इमरान से बात नहीं की है, उनसे मिले नहीं हैं, उन्हें देखा तक नहीं है। इस वजह से हमें उनकी फिक्र है क्योंकि पहले भी उन्हें जान से मारने की कोशिशें हो चुकी हैं। इमरान को नुकसान पहुंचाने की कोई सोचे भी ना, अगर किसी ने कोशिश भी की तो यकीन कर कोई भी नहीं बचेगा। नौरीन आगे कहती हैं, ये लोग ऊपर बैठे हैं, इनके पास ताकत है तो ये सोचते हैं कि वो सब कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सरकार जुल्म कर रही है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शासन हिटलर के शासन से भी बदतर है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की मौत की अफवाहें तेज हो गई हैं। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई को वॉशिंगटन स्थित दूतावास के बाहर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। कासिम ने एक्स पर लिखा है, उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। कासिम ने कहा उनकी बुआ को भी अपने भाई से मिलने की इजाजत नहीं है और ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान के परिवार और वकीलों ने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने सप्ताह में 1 बार मुलाकात का आदेश दिया, लेकिन 4 हफ्तों से ये मुलाकात नहीं हो पाई। आखिर क्यों? कौन रोक रहा है?
क्या जेल प्रशासन किसी दबाव में है? क्या सरकारी अफसर सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है? इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गई हैं। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अड़ियाला जेल में बंद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से इमरान की बहनें भी उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जेल प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा। इसके चलते इमरान की खराब सेहत के कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान की बहनों ने सरकार से सच बताने की मांग की है। तनाव बढ़ने के बाद जेल प्रशासन ने अब कहा है कि इमरान खान की तबीयत ठीक है। मार्च 2025 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को परिवार और वकीलों से नियमित मुलाकात की मंजूरी दी थी, लेकिन जेल प्रशासन आदेश का पालन नहीं कर रहा। अक्टूबर 2025 में अदालत ने दोबारा मुलाकातें बहाल करने का निर्देश दिया, फिर भी उनकी बहनों को अब तक एक भी बार मुलाकात नहीं कराई गई है। पीटीआई नेता जुल्फिकार बुखारी का ये बयान सामने आ रहा है, जो किसी सियासी भूचाल से कम नहीं। 4 नवंबर के बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा, न परिवार, न वकील, न पार्टी। मुलाकातें अचानक बंद कर दी गई हैं। पीटीआई का दावा, इमरान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी हेल्थ को छिपाया जा रहा है, उन पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो रहा है। पार्टी का आरोप सीधा पाकिस्तानी फौज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर है। उनका कहना है आसिम मुनीर इमरान को खत्म करना चाहते हैं और ये सत्ता संघर्ष है जो अड़ियाला जेल की दीवारों के भीतर खेला जा रहा है। सोहेल अफरीदी इमरान से मिलने के लिए रावलपिंडी की अड़ियाला जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी होती है। पुलिस ने सोहेल अफरीदी और उनके साथ आए दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने से ही रोक दिया। धक्का मुक्की हुई, पुलिस कर्मियों ने लात घूंसे भी मारे और जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई समर्थकों की माने तो सोहेल अफरीदी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने नेता से मिलने की मांग की और इसी बात पर उन्हें सड़क पर पीट दिया गया। पाकिस्तान के एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई, मानो वो कोई अपराधी है, मानो उसने अपने नेता से मिलने की बात कहकर कोई गुनाह कर दिया हो। आखिर ये सवाल बनता है कि अगर इमरान खान स्वस्थ है तो जेल प्रशासन इसका सबूत क्यों नहीं देता? अगर इमरान खान जिंदा है तो जेल प्रशासन उनकी अपील का वीडियो क्यों नहीं जारी करवाता? अगर इमरान खान वीडियो बनाकर अपने परिवार और समर्थकों से शांत रहने की अपील करेंगे तो इसका जरूर असर होगा। ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल बेहद बड़े हैं और जवाब बेहद अस्पष्ट। सरकार कह रही है इमरान खान सुरक्षित हैं, लेकिन उनका परिवार, उनके वकील और पीटीआई का कहना है हमने उन्हें 5 हफ्तों से नहीं देखा, हमें उनके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। ये सिर्फ जेल की दीवारों के भीतर का मामला नहीं, पूरे पाकिस्तान की राजनीति, जनता और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकेत है। जब तक इमरान खान परिवार और समर्थकों से नहीं मिलते, जब तक उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा सार्वजनिक रूप से साबित नहीं होती, सवाल वही रहेगा, क्या इमरान खान जिंदा हैं या सिस्टम उन्हें छिपा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को